वो साया समायरा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता, तभी अचानक से वो रुक जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहकर भी समायरा की तरफ नहीं बढ़ पा रहा हो, या फिर उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। अब वहाँ साये के गुर्राने की भयानक आवाज गूंजने लगती है। वो साया फौरन युवराज की तरफ मुड़ता है। युवराज अपना पूरा जोर लगाकर उस साये को देख रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां अब लाल हो गई थी। ये देखते ही वो साया समझ जाता है कि युवराज उसे समायरा को मारने से रोक रहा है। वो साया गुस्से में और भी जोर से गुर्राने लगता है। सुहानी युवराज के ठीक पीछे उसकी शर्ट को पकड़कर खड़ी थी। उस साया को देखकर और उसके गुर्राने की आवाज सुनकर सुहानी बहुत डर गई थी। वो साया अब युवराज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन युवराज अभी भी उस पर अपनी नजर जमाए हुए था। साया युवराज की तरफ बढ़ भी नहीं पा रहा था। वो अपनी जगह पर बस कैद होकर ही रह गया था। समायरा आधे होश और आधी बेहोशी की हालत में वहां पड़ी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। सुहानी भी उस साये को ही देख रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि किसी ने उस साये को रोक कर रखा हुआ है। वो ये बात पूछने के लिए युवराज की तरफ देखती है, लेकिन युवराज को देखते ही सुहानी दंग रह जाती है। युवराज के गुस्से से लाल आंखें और उसकी लाल पुतलियां बड़ा खतरनाक दिखाई दे रही थी। सुहानी ने पहले भी एक बार जंगल में युवराज का ये रूप देखा था, लेकिन वो सब धुंधला धुंधला सा था। आज वो युवराज का ये रूप साफ साफ देख पा रही थी। अब वो समझ जाती है कि युवराज ने ही उस साये को रोक रखा है। उस बंद कमरे में सिर्फ एक बल्ब की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में वो साया किसी आम आदमी से 4 गुना ज्यादा लंबा और चौड़ा दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी काले धुएं से बना हुआ है और उसके ऊपर काले धुएं का ही कपड़ा लिपटा हुआ है। वो कपड़ा उस साये के हवा में होने पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। साया आज बाकी दिनों से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। वो साया कुछ देर तक वैसे ही फंसा रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे युवराज की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो साया बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज पहली बार वो दोनों एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमा रहे हों। युवराज की शक्तियों को देखकर वो साया बौखला जाता है। वो चीखते हुए अपनी सारी एनर्जी बाहर की तरफ पूरे जोर से फेंकता है। उसके ऐसा करते ही सुहानी अपनी जगह से कुछ फीट पीछे जाकर गिर जाती है और उस कमरे की खिड़कियों के कांच, वो बल्ब, सब कुछ टूट जाता है। लेकिन युवराज अब भी बिल्कुल वैसे ही खड़े होकर उस साये को रोके हुए था, लेकिन धीरे धीरे उसका साये पर कंट्रोल कम होता जा रहा था। इस बात का अंदाजा सिर्फ युवराज को ही था, लेकिन वो साया इस चीज को नहीं समझ पा रहा था। अब कमरे में काफी हद तक अंधेरा था। सिर्फ कमरे के बाहर से ही कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। वो साया गुस्से में युवराज की तरफ एक तेज रोशनी से वार करता है। इससे युवराज को अपने शरीर पर एक जलन महसूस होती है, लेकिन इससे ज्यादा उसे फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर वो साया गुस्से से बौखला जाता है और तभी पास ही पड़ी एक कटार हवा में ऊपर उड़ जाती है। ये वही कटार थी जिसे समायरा ने युवराज को मारने के लिए बनाया था। ये देखकर युवराज अब कुछ घबरा जाता है। उसे पता था कि आगे अब क्या होने वाला है। वो साया उस कटार को हवा में ही सुहानी की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो कटार सुहानी के पास पहुंचने वाला होता है, सुहानी घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन अगले ही पल युवराज सुहानी के सामने आकर उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है और वो कटार युवराज की पीठ में घुस जाता है। जैसे ही युवराज को वो कटार लगती है, उस साये से एक अजीब और भयानक आवाज आती है और वो साया वहां से गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज के साथ साथ वो साया भी घायल हो चुका है। युवराज उसी तरह सुहानी को अपनी बाहों में भरे हुए खड़ा रहता, लेकिन उसके चेहरे पर वो दर्द साफ साफ दिख रहा था जो उसे कटार लगने की वजह से हो रहा था। इधर सुहानी समझ रही थी कि हर बार की तरह इस बार भी युवराज ने उसे बचा लिया, लेकिन सुहानी का हाथ जैसे ही युवराज की पीठ पर जाता है, उसे वहां कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। ऐसा होते ही सुहानी को कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो जाता है। वो अपना हाथ युवराज की पीठ पर फेरती है। उसी पल उसका हाथ युवराज की पीठ पर लगे कटार पर चला जाता है। उसे छूते ही जैसे सुहानी की धड़कन रुक सी जाती है और फिर सुहानी को युवराज की भारी सांसें महसूस होने लगती है। युवराज से सुहानी अलग होता है। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो अब लड़खड़ा रहा था। सुहानी शॉक्ड होकर युवराज को देख रही थी। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। युवराज अपना हाथ पीछे ले जाकर वो कटार खींचते हुए अपनी पीठ से निकाल देता है।
युवराज इस वक्त बहुत दर्द में था, लेकिन वो करा नहीं रहा था। वो कटार बाहर निकालते ही युवराज जमीन पर गिर जाता है। युवराज के गिरते ही सुहानी होश में आती है और जोर से चीख पड़ती है, युवराज सर। सुहानी अब तक यह समझ चुकी थी कि उसे बचाने के लिए युवराज ने कटार खुद पर ले लिया। वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और युवराज का सर अपनी गोद में ले लेती है। युवराज घायल पड़ा सुहानी के चेहरे की ओर देख रहा था। सुहानी रोते हुए अपने आसपास देखने लगती। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। सुहानी रोते हुए युवराज से कहती, युवराज सर, ये आपने क्यों किया, मुझे बचाने के लिए खुद को? युवराज के उस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो बस अपनी भारी पलकों से सुहानी की ओर देखता रहता है। उसकी आंखों से उसका दर्द साफ झलक रहा था, जिसे सुहानी देख पा रही। तभी उसे याद आता है कि युवराज जख्मों को तो खुद ही ठीक कर सकता है। सुहानी युवराज का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती, युवराज सर, आप तो अपनी चोट ठीक कर सकते हैं ना, आप जल्दी से खुद को ठीक कीजिए, फिर दोनों यहाँ से चले जाएंगे। युवराज अब भी सुहानी को कोई जवाब नहीं देता। वो बस उसके चेहरे की ओर देखता रहता। वो देखता है कि सुहानी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। युवराज की नजर सुहानी के सर पर लगी एक चोट पर जाती है, जो उसे खिड़की के कांच टूटने की वजह से लगी थी। उस चोट से खून बह रहा था। युवराज अपने कांपते हाथ को उठाकर सुहानी की चोट पर रखता है और अगले ही पल जब उस चोट से अपना हाथ हटाता है तो सुहानी का घाव बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। ये देखकर उस दर्द में भी युवराज के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जब युवराज अपने चोट को ठीक नहीं करता तो सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, आप खुद को ठीक क्यों नहीं कर रहे? जल्दी से खुद को ठीक कीजिए ना। युवराज सुहानी को देखते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहता है, तुम्हें पता है, पिछले कई सालों में मैंने खुद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसने आकर मुझे बचा लिया। मुझे हमेशा से लगता है कि इन सब की वजह मैं ही हूँ। सिर्फ एक ही तरीका था मेरी मौत का, कि वो साया खुद आकर मुझे मार दे, और आज वही हुआ। अगर आज मैं मर जाता हूँ तो ये कहानी आज ही खत्म हो जाएगी और तुम और ये पूरा शहर हमेशा के लिए उस साये से आजाद हो जाओगे। युवराज की बातें सुनकर सुहानी समझ जाती है कि युवराज खुद को इसलिए ठीक नहीं कर रहा क्योंकि वो खुद को मारना चाहता है। वो गुड़गुड़ाते हुए युवराज से कहती, युवराज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको कुछ नहीं हो सकता, हम उसे रोकने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। अब युवराज की सांसें भारी हो रही थी। वो गहरी सांस लेते हुए सुहानी से कहता है, एक और बात थी जो मैं कब से तुमसे कहना चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया। युवराज बस इतना ही कह पाता है, तभी उसकी पलकें भारी होने लगती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। युवराज के बेहोश होते ही सुहानी जोर से उसका नाम लेकर चीखती और कहती, युवराज सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज उठ जाइए। सुहानी के ये सब कहने का युवराज पर कोई असर नहीं पड़ता। वो सुहानी की गोद में ही बेहोश हो गया था। उसके जख्म से खून पानी की तरह बह रहा था। ये सब देखकर सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी जान निकल जाएगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी सुहानी को जैसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाते हुए युवराज की जीन्स में कुछ ढूंढने लगती है। कुछ ही देर बाद सुहानी जीन्स के पॉकेट से युवराज का फोन निकालती है और रॉबिन को कॉल कर देती है। रॉबिन के फोन उठाते ही सुहानी घबराहट के साथ कहती, मिस्टर रॉबिन, प्लीज यहाँ जल्दी चले आइए, युवराज सर को बहुत ज्यादा चोट लगी है, वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। सुहानी की बात सुनते ही रॉबिन भी घबरा जाता है और वो सुहानी से कहता है, हम अभी आ रहे हैं, आप बताइए आप लोग कहाँ पर हैं? सुहानी रोते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं पता हम कहाँ पर हैं, आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। सुहानी की बात सुनकर रॉबिन समझ नहीं पाता कि बिना एड्रेस के वो युवराज तक कैसे पहुंचे। वो कुछ सोचते हुए कहता, मैडम, आप युवराज सर के फोन से अपना लोकेशन मुझे भेजिए, मैं तुरंत वहाँ आता हूँ। ये सुनते ही सुहानी कॉल कट कर देती है और रॉबिन को लोकेशन भेज देती है। युवराज का सर अभी भी सुहानी की गोद में ही था। सुहानी वहीं पर उसका हाथ पकड़े हुए रॉबिन के आने का इंतजार करने लगती है। 15 मिनट के बाद रॉबिन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। वो अपने साथ डॉक्टर्स की एक टीम भी लेकर आया था। वो लोग युवराज को लेकर फौरन वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। युवराज को ले जाने के बाद रॉबिन सुहानी से कहता, मैडम चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रॉबिन की बात सुनते ही सुहानी को समायरा की याद आती है। वो समायरा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उसे भी हॉस्पिटल लेकर जाना है। रॉबिन समायरा को देखता है और अपनी टीम से कहकर उसे भी हॉस्पिटल भिजवा देता है। सुहानी रॉबिन से कहती है, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। रॉबिन के लाख समझाने पर भी सुहानी उसकी बात नहीं मानती। उसे सुहानी को हॉस्पिटल लेकर जाना ही पड़ता है।
हॉस्पिटल में अर्नब पहले ही पहुंच गया था। वो युवराज और समायरा को इस हाल में देखकर हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। अर्नब सुहानी का स्टेटमेंट लेने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन सुहानी की हालत देखकर उससे कोई भी सवाल करना अर्नब सही नहीं समझता है। कुछ ही देर में निशा और विवेक भी वहां पहुंच जाते हैं। निशा सुहानी को देखकर उसे गले से लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। डॉक्टर्स युवराज को ऑपरेशन थिएटर लेकर चले जाते हैं और युवराज का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ घंटे के बाद जब सुहानी की हालत बेहतर होती है तो निशा और विवेक को वो सारी बातें बताती है जो आज उसके साथ हुई थी। सारी बातें सुनकर निशा सुहानी से कहती है, अगर समायरा ने तुझे किडनैप किया था और युवराज सर को मारना चाहती थी तो तू उसे क्यों बचाने के लिए हॉस्पिटल में लेकर आई? छोड़ देती उसे वहीं मरने के लिए। अगर ठीक होकर उसने फिर से वही हरकत की तो? विवेक भी निशा से सहमत होते हुए कहता, हाँ सुहानी, तुम इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? सुहानी उन दोनों से कहती है, मैं समायरा को यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि युवराज सर उसे बचाना चाहते थे। विवेक कहता, लेकिन क्यों? सुहानी जवाब देती है, पता नहीं। सुहानी के ऐसा कहते ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुल जाता और डॉक्टर वहां से बाहर आते हैं। उनके बाहर निकलते ही सुहानी, निशा, विवेक, रॉबिन और अर्नब उसके पास चले जाते हैं। अब तक अक्षय भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। सुहानी डॉक्टर से कहती है, युवराज सर अब कैसे हैं? डॉक्टर जवाब देते हैं, मिस्टर युवराज की कंडीशन अभी क्रिटिकल है। हमने ऑपरेशन तो कर दिया है लेकिन वो अभी बेहोश हैं। अगर अगले 42 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकते हैं, या फिर ये कहकर डॉक्टर चुप हो जाते हैं। या फिर क्या डॉक्टर? अक्षय कहता है। डॉक्टर मायूसी के साथ कहते हैं, या फिर उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की पूरी बात सुनते ही सब बहुत घबरा जाते हैं। तभी एक डॉक्टर अर्नब के पास आकर कहते हैं, एसपी सर, मिस समायरा कोमा में जा चुकी है। वहाँ खड़े सभी लोगों के लिए ये दूसरा बड़ा झटका था। रात हो गई थी। रॉबिन अब सबको घर जाने के लिए कहता, लेकिन सुहानी हॉस्पिटल से जाने से साफ मना कर देती है। हॉस्पिटल में युवराज के साथ किसी एक इंसान को ही रहने की इजाजत थी। रॉबिन युवराज के साथ ही रुकने वाला था, लेकिन सुहानी के जिद करने पर उसे रुकने दे दिया जाता है। निशा और विवेक को ना चाहते हुए भी सुहानी को हॉस्पिटल में छोड़कर घर जाना पड़ता है। अगले दिन और अगली रात को भी युवराज को होश नहीं आता। इसी दौरान सुहानी एक पल के लिए भी युवराज को नहीं छोड़ती। अगली सुबह सुहानी युवराज का हाथ थामे हुए उसके बेड के पास एक कुर्सी पर बैठी रहती है। उसने अपना सर युवराज के बेड पर रख लिया था और वो गहरी नींद में थी। पिछले 2 रातों से सुहानी ऐसे ही युवराज के पास सोती थी। तभी युवराज के बंद आंखों में हलचल होने लगती है और सुहानी के हाथों में रखे उसके हाथ की उंगलियां हिलने लगती है। सुहानी को इस बात का एहसास नहीं होता। युवराज आंखें बंद किए हुए बेहोशी की हालत में ही धीरे से कहता, सुहानी, और कुछ ही सेकंड के बाद उसकी आंखें खुल जाती है। व्यूअर्स, अगर आप मेरी कहानियों को सुनना पसंद कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे नए एपिसोड डालते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके।